हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एनालिसिस में हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। इन अवर प्रीवियस वीडियो हमने जो है हमारे यूवी के क्वेश्चंस, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो उसके क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और आज जो है आईआर के क्वेश्चंस इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अभी हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो क्वेश्चन हमारा, रीजन मोस्टली यूज्ड फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा जो है रीजन मोस्टली यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों ने बताना है। देखिए नियर आईआर कहाँ है, मिड आईआर, फार आईआर या वेरी फार आईआर, है ना। देखो नियर आईआर का जो रीज़न होता है, देखिए अगर आप माइक्रोन में देखोगे ना, है ना, वेवलेंथ जो होता है वो माइक्रोन में था, लेकिन इसमें आईआर में ना हम लोग वेव नंबर लेके चलते हैं, क्योंकि माइक्रोन में, क्योंकि इसमें बहुत जैसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारा जो इसमें नियर आईआर जो होता है वो होता है आपका, देखिए 2.5 जो आपका है उससे पहले वाला, देखिए 2.5 से लेके जो 15 माइक्रोन तक का होता है, ये हमारा होता है क्या, मिड आईआर होता है, मिड आईआर, है ना। इससे पहले जो है ना 2.5 से नीचे, बिलो 2.5 मतलब कि आप 0.8 से 2.5 तक का, ये आपका होता है नियर आईआर होता है। और आपका जो 15 से ऊपर है, 15 माइक्रोन से लेके आपका जो लगा लो 200 माइक्रोन तक, मतलब 15 से 200 तक लगा लो, तो ये आपका होता है फार आईआर होता है। तो ये माइक्रोन में ना बहुत छोटे मतलब कि इसमें है, तो इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इनको वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट करना आता है, क्योंकि वेव नंबर जो है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो इसमें ना वेव नंबर लेके चलते हैं, क्योंकि अभी जो आपका ये जो 2.5 से 15 माइक्रोन का है, जो आपका मिड आईआर जो रीज़न है, जो आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है, रीज़न मोस्टली जो यूज़ होता है ना वो आपका 2.5 से 15 माइक्रोन का। तो ये माइक्रोन में वेव लेंथ की टर्म में तो इसको ऐसे बताया, और इसको अगर वेव नंबर की टर्म में बताओगे तो क्या करोगे आप, माइक्रोन जो है आपका वेव लेंथ जो है इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो रेसिप्रोकल जब आप लोग करोगे तो इसको ये क्या निकल के आएगा, 2.5 से 15 जो है इसको आप बोल सकते हो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके आपका 667 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा मिड आईआर रीजन होता है। ओके, तो ये इसमें क्या करा, सिंपली आपने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया वेवलेंथ का। अगर 2.5 माइक्रोन जो है, भाई अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई 2.5 आपका माइक्रोन जो है ये आपका लैम्डा है, इसको क्या करो वेव नंबर में, इसको म्यू बार में कन्वर्ट करो। मैंने आपको बताया था वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो रेसिप्रोकल इसका करोगे तो ये आपका ना, और ये देखो ये जो आपका लैम्डा है सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, तो ये माइक्रोन है, पहले तो आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 2.5 जो आपका है इसको आप जब माइक्रोमीटर है इसको सेंटीमीटर में करोगे तो क्या करोगे, ठीक है, तो 10⁻⁴ जो है उससे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर जाके 10⁻+4 हो जाएगा बाय 2.5, तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो ये आपका 4000 मतलब कि 4000 निकल के आएगा, 4000, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स होगा, है ना। तो ये वेव नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप से, और ये वैल्यू थोड़ी सी पढ़ने में सही रहती है क्योंकि ज़्यादा हो गई है ना। तो आपका जो मोस्ट कॉमनली रीज़न जो यूज़ होता है ना आईआर में, आईआर की हम बात कर रहे हैं ना, आईआर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मोस्ट कॉमनली रीज़न यूज़ होता है वो आपका यही होता है 667 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का, ठीक है। तो ये रीज़न मेनली यूज़ होता है, और इस रीज़न को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो मिड आईआर रीज़न बोलते हो, मिड आईआर क्या बोलेंगे इसको, मिड आईआर रीज़न बोलते हैं, जो मोस्टली यूज़ होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिड आईआर रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रीजन इज यूज फॉर नियर आईआर। तो अभी मैंने आपको बताया, देखो मैंने आपको बताया कि मिड आईआर बताया, मिड आईआर कितना बताया हमारा जो है 4000 से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का, ये क्या था हमारा मिड आईआर रीजन, है ना। तो आपसे पूछा है नियर आईआर, तो नियर आईआर जो इससे पहले था, है ना, तो 4000 से पहले मतलब बिलो 4000 कह दो। अगर आप इसमें देखो आपको माइक्रोन की टर्म में भी दिया है, तो माइक्रोन में क्या था आपका 2.5 से पहले वाला, तो ऑप्शन देखो 2.5 से पहले वाला ये यहाँ दे रखा है, तो 800 नैनोमीटर से 2.5 कह दो,
है ना। इसमें क्या करा, देखो अगर आप माइक्रोन के टर्म में ही इसको भी लिखते तो क्या लिखते, 0.8 माइक्रोन कह दो, है ना। 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन भी इसको बोल सकते हो आप, लेकिन आपने आंसर करना है एज पर योर क्वेश्चन, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में हमको देखिए इस टाइप से ही ऑप्शन मिले हैं। ओके, देखिए 2.5 से ऊपर तो होता नहीं, ऑप्शन कट जाएगा। 25 माइक्रोन का तो सवाल ही नहीं होगा, ऑप्शन कट जाएगा, है ना। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर भी नहीं होगा, तो आंसर ना मेरे बच्चों ऑप्शन बी होगा, 800 माइक्रो नैनोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर। इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको और लिखने का तरीका है 0.8 माइक्रोन, 0.8 माइक्रोमीटर से लेके 2.5 माइक्रोमीटर भी इसको लिख सकते हो। अगर वेव नंबर के टर्म में इसको लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब कि 4,000 से नीचे वाला, 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से बिलो जो है वो हमारा नियर आई आर है। तो 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स हमारा ये है, नियर आई आर की बात कर रही हूँ। तो इसमें से नियर आई आर समझ आ गया आपको, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है। नहीं सर, व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ मिड आई आर, मिड आई आर की वेवलेंथ पूछिए आप लोगों से, तो मैंने अभी आपको माइक्रोन में भी बताई, सेंटीमीटर इनवर्स में भी, दोनों में बताई। तो इसमें सेंटीमीटर इनवर्स में आपको दी हुई है। देखो बिलो 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, 4,000 के नीचे तो आपका क्या था, ये तो आपका नियर आई आर, मैंने आपको अभी बताया, नियर आई आर बताया। अबाउ 667 सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है ये हमारा होता है क्या, फायर आई आर होता है। 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स 667 ये आपका मिड आई आर रीजन होता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही दे रखा है। ओके, बाकी ये बहुत ज़्यादा दे रखा है, मतलब कि नैनोमीटर में है ना ये, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है रीजन फ्रॉम 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन इज कोल्ड। तो वही है 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन की बात हो रही है ना। 0.8 माइक्रोन से लेके कब तक की बात हो रही है, 2.5 माइक्रोन। 2.5 से लेके होता है 15 माइक्रोन होता है, 15 से लेके फिर आगे आपका 2000 माइक्रोन। अब इसमें समझो भाई 2.8 से मतलब 0.8 से लेके 2.5 तक का जो होता है ये हमारा होता है क्या, नियर आई आर होता है, नियर आई आर होता है। और अगर 2.5 से 15 कहोगे तो ये मिड आई आर होता है। अगर कहोगे 15 से 200 आई आर मतलब कि माइक्रोन कहोगे तो ये आपका फार आई आर होता है। आपसे 0.8 से 2.5 की बात करी गई है, फर्स्ट वाला दिस इज नियर आई आर, आंसर इज ऑप्शन ए। मेरे हिसाब से आपको आई आर के रीजंस क्लियर हो चुके हैं। नियर आई आर आपका जो होता है 0.8 से 2.5 माइक्रोन हो गया, है ना। और आपका जो है मिड आई आर 2.5 से 15 माइक्रोन। फार आई आर की बात करोगे तो 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन की बात होगी, ठीक है। ये है वेवलेंथ की टर्म में, और मैंने आपको वेव नंबर बता दिया, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वेव नंबर हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट रीजन फ्रॉम 2.5 माइक्रोन टू 15 माइक्रोन इज कोल्ड। तो अभी बताया 2.5 से 15 माइक्रोन कौन सा रीजन है, नियर आई आर तो आपका होता 2.5 से नीचे वाला, 0.8 से 2.5 माइक्रोन वाला, तो कट गया ऑप्शन। मिड आई आर बिल्कुल सही हो जाएगा, फार आई आर 15 माइक्रोन से ऊपर वाला था, है ना। तो ऑप्शन बी हो गया। मतलब व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन आई आर। देखो अब जो आपका मतलब कि जो इसमें आई आर में हम जो मिड आई आर वाला रीजन है उसको स्टडी करते हैं। मिड आई आर रीजन जो होता है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपके दो टाइप के रीजन होते हैं, एक तो होता है फिंगरप्रिंट रीजन होता है, फिंगरप्रिंट रीजन, है ना। और एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। फिंगरप्रिंट रीजन होता है, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है ना। तो आपने जो है बताना है फिंगरप्रिंट रीजन वाला कौन सा है। तो 8,000 टू 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, 4,000 टू 1,500 सेंटीमीटर इनवर्स है, 1,500 टू 500 सेंटीमीटर इनवर्स है ना, या फिर 4,000 टू 500। तो देखो ये 1,500 से जो 500 सेंटीमीटर इनवर्स वाला है ना ये आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है। और फंक्शनल ग्रुप रीजन वाला होता है आपका जो 1,500 से लेके वो 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स है ना, ये सारा ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। तो ये फिंगरप्रिंट रीजन आपका होता है, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। 1,500 से 500 सेंटीमीटर इनवर्स वाला हमारा फिंगरप्रिंट रीजन होता है जो बहुत ही यूनिक होता है। जैसे कि किसी भी पर्सन के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं उस टाइप से ही फिंगरप्रिंट रीजन किसी भी कंपाउंड का यूनिक होता है ना।
ऑप्शन सी हो गया। द रीजन ऑफ एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वेयर मैनी अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, जहाँ पर मोस्टली अब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा रीजन होता है? थंब प्रिंट, हैंड प्रिंट, फुट प्रिंट कुछ नहीं होता, ये फिंगर प्रिंट होता है ना, जो अभी हमने बात करा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हुक्स लॉ इज एसोसिएटेड विद, तो हुक्स लॉ कहाँ पर पढ़ते हो? आईआर में, एनएमआर में, मास में, यूवी में, तो ये आईआर में ही, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही आता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन, तो आईआर का प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, जब भी किसी भी सैंपल, जो हमारा सैंपल होता है उसके ऊपर भाई लाइट का जो भी हम सोर्स यूज़ करते हैं, उसको लाइट सोर्स हमारा सैंपल पे पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है भाई, इसका प्रिंसिपल होता है कि इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन तो आपका यूवी में भी देखा था आप लोगों ने, रेजोनेंस डिसोसिएशन नहीं होता, ऑप्शन डी। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, इसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इसका प्रिंसिपल होता है। तो इसमें वाइब्रेशंस में आप लोग पढ़ोगे आगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं और बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कम्पेयर टू बैंड करना उसको, है ना। तो स्ट्रेचिंग वाली वाइब्रेशंस जो होती है उसको रिक्वायरमेंट होती है मोर एनर्जी की एज कम्पेयर टू बैंडिंग वाइब्रेशंस। ओके, तो स्ट्रेचिंग में आपका जो है स्ट्रेचिंग होगा और बैंडिंग, दो टाइप की आपकी वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। कौन सी होती है? स्ट्रेचिंग होती है और बेंडिंग होती है। स्ट्रेचिंग जो होती है उसमें क्या होता है, बॉन्ड की लेंथ अभी हम आगे इसमें दिया हुआ है, तो अभी आप बस ये देख लो, एग्जाम्पल में देख लेना बस। स्ट्रेचिंग जो होता है उसमें सिमेट्रिक होता है और एसिमेट्रिक होता है, और बेंडिंग जो होता है इसमें इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन होता है। इन प्लेन में आपका SR सीजरिंग और रॉकिंग होता है, आउट प्लेन में OWT से याद रखो, आउट प्लेन में आपका वैगिंग और ट्विस्टिंग होगा। तो ये सारे आपके वाइब्रेशंस होते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो अभी आगे लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से समझ आ गया। नेक्स्ट है बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अभी मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस जो होते हैं, एक तो हमारे स्ट्रेचिंग होते हैं, एक बेंडिंग होते हैं। स्ट्रेचिंग को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो याद रख लेना, ठीक है। स्ट्रेचिंग में आपके सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक आ गए। बेंडिंग में इन प्लेन होता है, एक आउट प्लेन होता है। तो इन प्लेन में S और R याद रखो, है ना। सीजरिंग होता है, S से सीजरिंग, R से रॉकिंग और सीजरिंग। OWT से आउट प्लेन में याद रखो, वैगिंग और ट्विस्टिंग, ठीक है। तो आपसे बैंडिंग वाइब्रेशंस में कौन कौन से आ गए? बैंडिंग में हमारा सीजरिंग आएगा, रॉकिंग आएगा, वैगिंग आएगा, ट्विस्टिंग आएगा। रॉकिंग आएगा, ट्विस्टिंग आएगा, वैगिंग आएगा। स्ट्रेचिंग तो खुद ही एक टाइप का वाइब्रेशंस होता है ना। दो टाइप के हैं, बैंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग तो खुद ही है, तो बैंडिंग में नहीं आएगा, ऑप्शन बी हो गया। एक्सेप्ट पूछा था। जैसा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड, तो अभी बताया आपको जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होते हैं। तो रॉकिंग तो बैंडिंग में आएगा, ट्विस्टिंग भी बैंडिंग में आएगा, वैगिंग भी बैंडिंग में आएगा। OWT, है ना, तो ये आउट प्लेन में आएंगे। आउट प्लेन में आपका वैगिंग और ट्विस्टिंग आएगा, इन प्लेन में सीजरिंग और आपका रॉकिंग आता है। तो स्ट्रेचिंग में ऑप्शन बी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बैंडिंग वाइब्रेशंस। तो बैंडिंग वाइब्रेशंस में मैंने आपको बताया, एक तो आपका इन प्लेन बताया, एक आउट प्लेन बताया। आउट प्लेन में OWT से वैगिंग और ट्विस्टिंग आ गया, इसमें ISR तो आपका सीजरिंग और रॉकिंग आ गया। तो आपसे बैंडिंग वाइब्रेशंस में रॉकिंग, सीजरिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग सारे ही आते हैं। ऑप्शन आपका लास्ट वाला हो गया E, ऑल ऑफ द अबव। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स विल यू यूज़ फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए? देखिए जो प्रिज्म्स यूज़ होते हैं, प्रिज्म्स या ग्रेटिंग यूज़ किए जाते हैं, कौन सा प्रिज्म यूज़ करोगे? ग्लास। देखिए ग्लास जो है IR में ग्लास यूज़ नहीं करोगे, है ना। ग्लास इसमें अब्जॉर्प्शन शो करता है, तो ग्लास यूज़ नहीं होता। ग्लास जो होता है आपका, ग्लास हम विजिबल में ग्लास यूज़ करते हैं, है ना। UV में हमने क्वार्ट्ज यूज़ करा, विजिबल में ग्लास यूज़ करा। IR में हम क्या यूज़ करेंगे? आप देखो, फ्यूज्ड सिलिका नहीं करेंगे, ये प्रिज्म कॉटेड विद NaCl यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर द मोस्ट एनर्जी इन IR। तो मैंने आपको बताया भाई इसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं। तो स्ट्रेचिंग को रिक्वायरमेंट होती है मोर एनर्जी की एज कम्पेयर टू बेंडिंग, है ना। स्ट्रेचिंग किसी भी कोई भी मतलब किसी एक तो स्ट्रेच करो, एक बैंड करो, तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट स्ट्रेचिंग में होगी, है ना। तो स्ट्रेचिंग में मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैगिंग आपका जो है, रॉकिंग है, ट्विस्टिंग है, तो तीनों आपके किस में? बेंडिंग में आ गए, तो आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर।
नेक्स्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको डिटर्मिनेशन के लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हो भाई? कॉन्जुगेशन लिखा है, कॉन्जुगेशन मतलब कि डबल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए तो आपने यूवी को यूज़ करा है ना, यूवी को यूज़ करते हो। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो होती ही सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए है, क्योंकि उसमें तो आपके सॉरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए, अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो तो आपके यूवी इनएक्टिव ही होते हैं, है ना। तो आपका यूवी कंजुगेशंस के लिए यूवी को यूज़ किया जाएगा, कंजुगेशंस को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। डबल बॉन्ड कितना है क्या नहीं है उसके लिए आपका यूवी यूज़ होगा। फंक्शनल ग्रुप के लिए आपका आईआर यूज़ होगा, ऑप्शन बी है ना। फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट जो है एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, है ना। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कार्बोनाइल अलग पे होता है, सी जो आपका ओ एच ग्रुप अलग पे होता है, सी एच ओ अलग पे होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए हमारा आईआर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेस्ड डिस्क टेक्निक फॉर द सैम्पल प्रेपरेशन इन आईआर इन्वॉल्व द यूज ऑफ सॉल्ट प्लेट, न्यूजोल, केबीआर या ओल, है ना। तो आपका जो है इसमें केबीआर यूज़ होगा, पोटाशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है नॉर्मल ग्राफ प्लॉटेड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉर्मल जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है किस किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो याद रखना है, ऑप्शंस देख लो, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर का ग्राफ प्लॉट होता है ना। क्योंकि हमने देखा था इसमें वेवलेंथ को हमने वेव नंबर में कन्वर्ट करा। वेव नंबर जो है वो थोड़ा सा मतलब कि स्टडी करने के लिए थोड़ा इजी रहता है उसमें। तो इसमें ना क्योंकि वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाएंगी अगर वेव जो है लेंथ में अगर इसको करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डिटेक्टर इन आईआर। आईआर में डिटेक्टर कौन सा यूज होता है आप लोगों ने बताना है, इनमें से कौन सा है जो आईआर का डिटेक्टर दिया हुआ है आप लोगों को। ओके, फोटो मल्टीप्लायर, गोले सेल, बोथ या नन। देखिए बोलोमीटर होता है एक, तो आपका बोलोमीटर होता है इसमें, बोलोमीटर है ना, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और एक गोले सेल। इसमें ऑप्शन में ना गोले सेल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैम्पल प्रेपरेशन इन आईआर इन्वॉल्व द यूज ऑफ, ठीक है। तो इसमें पोटाशियम ब्रोमाइड है ना, तो ये आपका NaCl भी यूज होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा पोटाशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड म्यूलिंग एजेंट इन आईआर, ठीक है। कॉमनली यूज्ड म्यूलिंग एजेंट जो होता है ना वो आपका न्यूजोल होता है। न्यूजोल क्या होता है? इट इज़ ए मिनरल ऑयल। क्या होता है? मिनरल ऑयल होता है। नेक्स्ट है सोलवेंट नोट यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा सोलवेंट यूज नहीं करोगे भाई? देखो इसमें क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड यूज करेंगे। इसमें देखो वाटर यूज नहीं होता है ना, तो H2O है ना, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें तो ये पीक दे देंगे। तो ये जो जिसमें भी H प्रेजेंट होगा ना, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना, तो ये वाटर जो है ये यूज नहीं किया जाएगा हमारा सोलवेंट आईआर में। नेक्स्ट है फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन। तो फर्मी रेजोनेंस किसके केस में आपको देखने को मिलती है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स के केस में फर्मी रेजोनेंस ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है मर्करी लैम्प इज यूज रेडिएशन सोर्स इन विच टेक्निक। देखो एक कोई भी हमें रेडिएशन सोर्स यूज करना पड़ेगा जो आईआर रेडिएशन एमिट करेगा, है ना। तो रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे रेडिएशन सोर्स है आईआर में। कर मर्करी लैम्प इज़ यूज्ड एज रेडिएशन सोर्स। तो मर्करी लैम्प किस में यूज़ करोगे? हम तो आईआर की बात करते हैं, हमारा तो वैसे आंसर आईआर ही होना है ना। तो कोलोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, यूवी में या फिर इंफ्रारेड, आईआर में यूज़ करेंगे मर्करी लैम्प, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखिए कौन कौन से सोर्स है। इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ होता है, कौन सा? एक तो होता है हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ होता है, फिर आपका नरनेस्ट ग्लोवर होता है। ओके, ये सारे आपके सोर्स हैं, मतलब कि जो आईआर रेडिएशन एमिट करते हैं। ग्लोबर सोर्स होता है, मर्करी आर्क होता है, ये हमारे सारे क्या आईआर के सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मर्करी आर्क है ना, इसको फार आईआर के लिए यूज़ करते हो। सिर्फ ये वाला एक ऐसा है जो फार आईआर के लिए यूज़ किया जाएगा। बाकी इनकैंडेसेंट लैम्प हो गया, नरनेस्ट ग्लोवर हो गया। तो नरनेस्ट ग्लोवर को ना 1000 से लेके 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होता है। इसको जब हीट करेंगे 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या करेगा? आईआर रेडिएशन एमिट करेगा। ओके, ग्लोबल सोर्स जो होता है इसमें क्या होता है? एक रोड होता है। रोड किसका? जो है सिलिकॉन कार्बाइड का, है ना, सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड का रोड होता है इसमें, है ना। उसको मतलब कि वही हीट करेंगे, ठीक है। इसको करते हैं लगभग मतलब कि 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो ये आईआर रेडिएशन एमिट करता है। तो ये हमारे आईआर के सोर्स है, डिफरेंट जो सोर्स यूज होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है इन फार इंफ्रारेड रीजन रेडिएशन सोर्स यूज। तो मैंने अभी आपको बताया रेडिएशन सोर्स भाई इंकैंडेसेंट लैंप है, नर्नेस्ट ग्लोवर है, ग्लोबल सोर्स मरकरी आर्क। तो देखिए फार आईआर के लिए मैंने अभी आपको बताया कौन सा इनकैंडेसेंट लैंप नहीं होता, नर्नेस्ट ग्लोवर नहीं होता, ग्लोबल सोर्स नहीं, तो मरकरी आर्क लैंप यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी है ना फार आईआर के लिए। तो फार आईआर रीज़न तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था। फार देखिए जो हमारा मिड आईआर है, जो हमारे लिए यूज़फुल है वो मिड आईआर है 2.5 माइक्रोन में बात करें 2.5 से 15 माइक्रोन होता है। तो 15 माइक्रोन के ऊपर का जो है ना 15 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन तक का लगा लो, तो ये आपका फार आईआर रीजन होता है। ओके हाँ, तो किस पे थे हम, हाँ फार आईआर हो गया ये मरकरी आर्क। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड रोड है ना, SiC सिलिकॉन कार्बाइड रोड हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको बताए थे सोर्स के बारे में, इनकैंडेसेंट लैंप बताया और आपका फिर नर्नेस्ट ग्लोवर बताया, ग्लोबल सोर्स बताया और एक और बताया मरकरी आर्क है ना। तो जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड की रोड है ना, जिसको हीट करोगे, सिलिकॉन कार्बाइड की रोड मैंने आपको अभी बताई 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो वो हमारा ग्लोबल सोर्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब आपसे सिंपल पूछा हुआ है किस में है सोर्स, तो सिलिकॉन कार्बाइड की रोड जो है इसको हाई टेम्परेचर 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है ना। तो ये आपका सोर्स है आईआर में। और कौन सा सोर्स है आईआर का, ये चारों सोर्स हमने स्टडी करे, तो ये आईआर का कौन सा ग्लोबल सोर्स होता है, कौन सा होता है, ग्लोबल सोर्स होता है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रोड ऑफ सिंटर्ड सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी बताया सिंटर्ड सिलिकॉन, वही सिलिकॉन कार्बाइड की रोड जो है वही है जिसको 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट करा, तो वही बात है, वही पूछा है। तो देखो इनकैंडेसेंट लैब में नहीं था, नर्नेस्ट ग्लोवर को तो आपने 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है ना। तो ग्लोबल सोर्स है ऑप्शन सी, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड की रोड यूज़ करी गई है। नेक्स्ट है फॉर ऑब्टेनिंग आईआर रेडिएशन नर्नेस्ट फिलामेंट शुड बी हीटेड टू। तो अभी बताया था आपको सोर्स में है ना, इनकैंडेसेंट लैंप होता है, नर्नेस्ट ग्लोवर होता है, ग्लोबल सोर्स होता है और लास्ट वाला मरकरी आर्क जो फार आईआर में आपने यूज़ करा है ना। तो नर्नेस्ट ग्लोवर को हम 1000 से लेके और जो है 1800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा 1000 से लेके 1800, ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूजोल। तो न्यूजोल अभी बताया, न्यूजोल क्या होता है, एक टाइप का मिनरल ऑयल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर ए मॉलिक्यूल टू बिकम आईआर एक्टिव इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई कोई भी मॉलिक्यूल है वो आईआर एक्टिव कब होगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई उसका जो है डायपोल मूवमेंट है ना, तो डायपोल मूवमेंट चेंज होगा तो ही वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा है ना। तो मस्ट शो चेंज इन डायपोल मूवमेंट, अगर उसका डायपोल मूवमेंट चेंज होगा तो ही वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, याद रखना है। तो आपके जो होमो मोलिकुलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि Cl2 है ना, तो इनमें डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं होता, तो ये आईआर इनएक्टिव होते हैं। लेकिन आपका जैसे हिटेरो मोलिकुलर जैसे कि आपका HCl है, दिस इज आईआर एक्टिव। लेकिन जो होमो मोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होती है। तो कंडीशन जो आईआर एक्टिव होने के लिए क्या है कि भाई डायपोल मूवमेंट हमारा चेंज होना चाहिए। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 नॉट आइडेंटिफाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज टू। भाई कह रहे हैं CO2 को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ना डायपोल मूवमेंट चेंज ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो कंडीशन यही थी कि भाई डायपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए है ना। तो देखो लिखा हुआ है CO2 हैज़ नो डायपोल मूवमेंट, हाँ तो यही है, डायपोल मूवमेंट नहीं होता। ऑल्दो CO इज पोलर, कह रहे CO2 हैज़ नो डायपोल मूवमेंट सिंस CO इज नॉन पोलर, ठीक है। तो ऑप्शन ना ए हो जाएगा, कह रहे कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता इसमें, तो ये आईआर इनएक्टिव है कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कह रहे ऑल्दो जो कार्बन C डबल बॉन्ड O जो है ये पोलर होता है, फिर भी इसमें डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज बेस्ड ऑन। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, रेजोनेंस है, डिसोसिएशन है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।